गुड मॉर्निंग बच्चे। तो स्टार्ट करें हम लोग आज 14 नंबर चैप्टर जिसका नाम है संघीय संसद। ठीक है, ये आज हम फिनिश करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या बोल रहा है, भारत की संसद जो है सिर्फ राज्यसभा लोकसभा से नहीं होता है, याद रखना है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा अगर तीनों अगर को मिला देंगे तब जाकर वो संसद कहलाएगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति हो गया चाहे राज्यसभा लोकसभा को संसद बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तीनों को साथ में मिला के संसद बोला जाता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। ये कहाँ बोला गया, अनुच्छेद नंबर 79 में बोला गया, 79, अनुच्छेद नंबर 79 में बोला गया है। संसद जो निर्माण होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें अधिकतम जो संख्या हो सकता है सदस्यों की संख्या, याद रखना है 250 हो सकता है। ये राज्यसभा की जो संरचना है, यानी कैसे कितना लोग चुने जाएंगे या कितना सीट होगा, इसके बारे में जो जिक्र किया गया अनुच्छेद नंबर 80 में बोला गया। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद नंबर 80। ठीक है, सदस्यों की संख्या 250 यानी कि 250। वर्तमान समय में लेकिन कितना है, 50 तो सीट है, लेकिन अभी वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या है कितनी, तो 245 है। ठीक है, अधिकतम 250 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में कितना है, 245, जिसमें 12 जो सदस्य होंगे वो चुना जाएगा डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा। और ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्या होंगे, काफ़ी अच्छा किया अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे कि वह व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है, उन्हीं को बनाया जा सकता है क्या, राज्यसभा के सदस्य, जो 12 लोग चुने जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम उम्र आपका 30 वर्ष होना चाहिए। 30 साल से अगर नीचे आप हैं तो आपको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। कम से कम आपका 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए, है कि नहीं। राज्यसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन मतलब समझ रहे हो, जो कभी भंग ही नहीं हो सकता है। अब चाह के भी इसको भंग नहीं कर सकते आप, इसका पावर ये है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। ठीक है, इसके सदस्यों के जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। जैसे मुख्यमंत्री वगैरह जो होता है 5 साल या जो होता है, लेकिन इसमें जो सदस्य लोग हैं उनका जो कार्यकाल क्या होगा, 6 वर्ष तक होगा। लेकिन जो 1/3 सदस्य है प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होगा, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसमें से याद रखना, 1/3 जो सदस्य हर एक 2 साल बाद क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है उनका, 1/3 सदस्यों का। ठीक है, सदस्यों की कार्यकाल याद रखना 6 वर्ष होता है, और प्रति 2 साल में क्या होता है, 1/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा के उनको क्या करा जाता है, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट करा जाता है। कहाँ बोला गया, अनुच्छेद नंबर 83(1) में बोला गया, अनुच्छेद नंबर 83(1). ठीक है, ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 83(1) में बोला गया सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बारे में, और कार्यकाल के बारे में कि 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं राज्यसभा का सभापति या उपसभापति। ये कहाँ जिक्र है, अनुच्छेद नंबर 89 में इसका जिक्र है कि उसका सभापति कौन है, उसका हेड कौन होगा। राज्यसभा तो बन गया, उसका हेड कौन होगा, है कि नहीं, या उपसभापति कौन होगा। तो एक इसका जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर याद रखना, अनुच्छेद नंबर 89। इसमें बोला है कि जो उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा क्या होता है, पदेन सभापति होता है। हेड कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। याद रखना, राज्यसभा का जो हेड होगा या उसी को क्या बोलते हैं, सभापति जो होगा वो कौन होगा, हमारा उपराष्ट्रपति होंगे। तो अभी फिलहाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है, और राज्यसभा क्या है, उपसभापति है। ठीक है, उपसभापति सॉरी सभापति है, और राज्यसभा क्या है, सभापति है। याद रखना है, जो उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति होगा। अब उपसभापति कौन होगा, देखो ध्यान देना, राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं वही चुनेगा उपसभापति कौन होना चाहिए। सभापति डायरेक्ट चुना जाएगा, जो उपराष्ट्रपति होंगे वही बन जाएंगे सभापति। लेकिन उपसभापति कौन होगा, जो सदस्य उसमें से जो बेस्ट आदमी होगा, जो सबसे अच्छा होगा, उन्हीं को बना दिया जाएगा, उपसभापति बना दिया जाएगा। ठीक है, ये सदस्य लोग ही चुनेंगे, उन्हीं के पास पावर है ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाना, ये जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 90 में। अनुच्छेद नंबर 90 याद रखना है। इसमें बोला गया रिटायरमेंट के बारे में या कैसे हटाया जा सकता है, उपसभापति के पद के बारे में बोला गया। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग होना और पद से हटाना। ठीक है, ये सभापति के बारे में नहीं है, उपसभापति के बारे में ध्यान दीजिए, जिसको चुन रहा सदस्य के लोग। तो उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। जैसे ही वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, जैसे वो एक तो आमतौर पर क्या पहला तो सदस्य है ना, तब तो वो उपसभापति बना है। अगर सदस्यता अगर खो देता है अपना, तो उपसभापति वो नहीं रहेगा, यानी कि उसको सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो उपसभापति का जो है पद हो रिक्त कर देगा। सभापति को त्यागपत्र द्वारा मतलब ये हट सकता है, खुद चाहे तो हम रिटायरमेंट मतलब हम रिजाइन मारना चाह रहे हैं
तो क्या करेगा ये, सभापति को यानी कि उपराष्ट्रपति को क्या देगा, ये त्याग पत्र देगा और हट जाएगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों को बहुमत के पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि जो सदस्य हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं, चुन तो लिए उपसभापति, अब लग रहा है कि अच्छा काम नहीं कर रहा तो इसको हटाना चाहिए, है कि नहीं। तो सभी जितने भी सदस्य लोग हैं क्या बहुमत पारी करेंगे, कहेंगे इनको हटाना चाहिए, तो हटा दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो उपसभापति को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। एक बहुत सारे काम जो अधूरे हैं उसको करना होता है, तो इसलिए याद रखना कि 14 दिन पहले जो है ये उनको प्रस्ताव भेजा जाएगा। यही नहीं कि आज हम डिसीजन लिए और आज ही बोल दिया कि आप पद से हटे, ऐसा नहीं होता है। 14 दिन का उनको मोहलत दिया जाएगा। ठीक है। ये था उपसभापति को हटाने का तरीका। यहाँ नोट्स करके लिखा हुआ कि सभापति या उपसभापति पद से हटाने का जो संकल्प या विचाराधीन है वो पीठासीन नहीं होगा, यह अनुच्छेद नंबर 92 में बोला गया। ये समझ में आया। ये जो सभापति या जो उपसभापति है, अगर उनका बात चल रहा है क्या जो बोलते हैं राज्यसभा में कि उनको हटाने का बात चल रहा है, तो उस समय अगर हटाने का जिस समय बात चल रहा है उस समय वो हेड नहीं हो सकते हैं, यानी कि सभापति ये नहीं हो सकते हैं। जो भी सदस्य जो उपराष्ट्रपति हैं वो सभापति नहीं हो सकते उस वक्त। और जो उपसभापति वो भी उपसभापति का पद पे नहीं रहे, ठीक है, वो पीठासीन नहीं रहेगा, मतलब वो पद पे नहीं रहेगा, सिंपल वो सदस्य के रूप में रहेगा, नीचे रहेगा आके बैठा हुआ, वो सीट पे नहीं बैठा रहेगा। समझ में आया। क्योंकि उसी के बारे में जिक्र चल रहा है भाई, उसी को हटाने के बाद जिक्र हो रहा है, वो वहाँ पे बैठा रहेगा, तो हो सकता है वो सबको मना भी कर दे। हेड होने के नाते क्या कर सकता है, मना भी तो कर सकता है। इसलिए संविधान बनाने वाले लोगों ने काफ़ी ध्यान से अनुच्छेद नंबर 92 में बनाया कि जिसके हटाने के बारे में चर्चा चल रहा है उसको हेड बना के मत रखो। उस समय अनुच्छेद नंबर 92 में बोला गया, क्योंकि हेड रहेगा तो सबको मना करके चुपचाप करके बैठा देगा, है कि नहीं। तो इसलिए जिसको हटाने के बारे में जिक्र चल रहा है उसका वो उस समय क्या रहेगा, पीठासीन नहीं रहेगा, यानी कि सीट पे नहीं रहेगा, ना ही सभापति ना ही उपसभापति। अनुच्छेद नंबर 92 दिमाग में होना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 92। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ये मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जो मंत्रिपरिषद होंगे क्या होगा, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ा था इससे पहले कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट्स, कन्फ्यूजन होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ अनुच्छेद नंबर 249 में बोला गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्र में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस संसद उस विषय पर अस्थायी कानून निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में अधिक प्रभाव नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इस वर्ष को बढ़ा सकता है। देखो क्या बोल रहा है, यदि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उसके 2/3 बहुमत से क्या करता है, कोई राज्य सूची में क्या करता है, कोई कानून या कोई कुछ भी बोल सकते, क्या होता है, अस्थायी कानून लाता है। अस्थायी क्यों बोला गया, क्योंकि हट जाता है, अपने आप हट जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी कानून बोला गया। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो आपस में मिल के यानी 2/3 बहुमत से कोई लाते हैं कानून, ठीक है, राज्य सूची के अंदर। राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो जो राज्य सूची आप पढ़ा होगा अपने, राज्य सूची समवर्ती सूची पढ़ा ना, तो राज्य सूची से उल्लिखित कोई विषय जो क्या है राष्ट्रीय महत्व के लिए यानी कि देश के भलाई के लिए, तो उस पर वो लोग कानून ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, वो कानून ज़्यादा दिन तक टिकेगा ना, 1 साल तक टिकेगा। ठीक है, ये याद रखना, मतलब एक अब इस बार लाए तो 1 साल तक टिकेगा, फिर से उनको अगला बार करना पड़ेगा। ऐसा वो है, क्या है कि आप हर 1 साल ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ला दे तो कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। इसका वैलिडिटी यही है कि बार बार आपको लाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। एक बार आपने कानून लगा दिया तो 1 साल चला, फिर आपको माने कि नहीं इसको और बढ़ाया जाए, तो फिर आप अगले साल इसी कानून को ला दो, फिर से 1 साल बढ़ जाएगा। तो वही बोला गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं 2/3 बहुमत से क्या कर सकते हैं, राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है, संसद उस विषय पर क्या कर सकता है, अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता। राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सिंपल है कि नहीं। एक कानून के बारे में कोई कानून लाया जाए तो मन किया तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, याद रखना अनुच्छेद नंबर 249 में ये बोला गया था जो आपने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 312 में बोला गया, यानी अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास है। याद रखना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार राज्यसभा के पास है, लेकिन 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत मिलेगा तो ही होगा। ये बोला गया अनुच्छेद नंबर 312 में बोला गया। याद रखना, कहीं भी आप देखो अखिल भारतीय सेवा का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जहाँ भी दिमाग में आए, अनुच्छेद नंबर 312 आपके दिमाग में आना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 312 किसको पावर है, राज्यसभा के सदस्यों को पावर है 2/3 वोट से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे
धन विधेयक राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, लोकसभा बाध्य नहीं है। देखो, अगर धन विधेयक लाना है तो इसमें राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ से कुछ नहीं। ये सीधा पावर धन विधेयक के बारे में किसके पास है? लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास कुछ नहीं है। राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकता है, सर ऐसे कीजिए ना सर, ऐसे कीजिए ना सर, थोड़ा सा चेंज कीजिए ना सर, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन क्या, केवल सिफारिश करने का अधिकार है। अगर सिफारिश करता भी है तो लोकसभा का मन है कि मानना चाहे तो मानेगा, नहीं मानना चाहे तो नहीं मानेगा, लेकिन बाध्य नहीं है वो कि ये बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। लोकसभा बाध्य नहीं है तो राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। मतलब कोई सजेशन के लिए राज्यसभा को दिया था कि सर, मतलब राज्यसभा के पास भी जाता है, जैसे धन विधेयक आया तो राज्यसभा के पास भी जाएगा, उनको बस सुधारने के लिए दिया जाता है। मतलब जनरली 14 दिन का समय दिया जाएगा कि कोई सुधार आप चाहते हैं तो करवा सकते हैं, नहीं तो हम लॉन्च कर रहे हैं। समय मिलता है, विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। अगर विधेयक वापस नहीं कर रहा है, जैसे कि राज्यसभा में तो चला गया कोई विधेयक लोकसभा से, धन विधेयक, अब राज्यसभा के जो लोग हैं क्या करते हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि इसमें कोई त्रुटि वुटि रहेगा तब तो वापस करेंगे। अगर वापस नहीं करें तो कानून लागू समझा जाएगा। ठीक है, अगर वापस करते हैं तो फिर से संशोधित करके फिर से भेजेगा जो लोकसभा है राज्यसभा के पास, कि फिर देखिए ठीक ठाक है या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तब लोकसभा का जो मन करेगा वही होगा। माना कि 14 दिन का समय दिया, 14 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया लोगों ने, राज्यसभा के लोगों ने कोई सुधार वगैरह नहीं किया 14 दिन के अंदर, तो 14 दिन के बाद अपने आप जो है कानून बन के तैयार हो जाएगा, वो धन विधेयक लॉन्च हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा सिस्टम है ये। तो वही लिखा गया, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना स्वीकार से कर सकती है और ना ही उसे कोई संशोधन कर सकती है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सजेशन दे सकता है धन विधेयक के लिए, ना ही वो संशोधन कर देगा अपने मन से, और ना ही उसको अस्वीकार कर सकता है कि नहीं हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा भी पावर नहीं है राज्यसभा के पास। ये सारे पावर के धन विधेयक के मामले किसके पास है? लोकसभा के पास है। सिर्फ ये सजेशन लेने के लिए यहाँ भेज रहा और 14 दिन का टाइम दे रहा, बस, और कुछ नहीं। बाकी सारा पावर लोकसभा के पास है। यहाँ लिखा हुआ, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, यानी कि 2 बार राज्यसभा के अंदर आते हैं, ये माना गया। ठीक है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 2 बार कम से कम आएंगे। ठीक है, पहला लिखा हुआ, राज्यसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक या अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच। हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के ना, अभी कितना साल पढ़ा आपने? 6 साल पढ़ा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष चलता है। ठीक है, मान के चलो। अब देखो, जैसे राज्यसभा ये वाला जो पीरियड है खत्म हो रहा है, राज्यसभा खत्म हो रहा है, अंतिम जो बैठक वो खत्म हो रहा है, तब जो अगला बैठक होगा और उसके बीच में मन कर रहा है कि अब चलो ये खत्म हो गया सत्र, तब अगला सत्र हम लाएंगे ही नहीं, साल 2 साल ला ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं ना है। ऐसा नियम नहीं है। आपको 6 महीने के अंदर जो अगला बैठक आपको करना पड़ेगा। अंतिम बैठक और प्रथम बैठक के बीच में जो है ना 6 माह का गैप हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। 6 महीने के अंदर आपको अगला बैठक करना है तो करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा अंतर कभी नहीं हो सकता है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ध्यान देना है इस बात को। ठीक है, तो वही बोला गया, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा के अंदर अधिवेशन आहूत होगा। और दूसरा पॉइंट याद रखा है कि राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि राज्यसभा का पहली बार गठन जो हुआ कब, ये डेट पूछता है आपसे, डेट आपसे बहुत जरूर पूछेगा कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ। तो याद रखना, अप्रैल महीने में हुआ था, 3 अप्रैल 1952, 1952, 3 अप्रैल 1952 को किया गया था राज्यसभा की पहली गठन हुआ था सिर्फ। लेकिन बैठक कब हुआ था? पहली बैठक पूछेगा तो याद रखना है मई में हुआ था। अप्रैल में बना और मई में इसका बैठक हुआ। 13 मई 1992 को हुआ था इसका पहला बैठक। और गठन कब हुआ राज्यसभा का? तो 3 अप्रैल 1992, 92 नहीं 52, 1952, 1952। और पहली बैठक जो हुआ 13 मई 1952, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट नोट करके लिखा हुआ कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अंडमान निकोबार जो आता है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली और दादरा नगर लक्षद्वीप, ये यहाँ के जो लोग हैं वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, हर एक राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हर एक स्टेट से आते हैं कि नहीं, तो लेकिन यहाँ से कोई भी लोग नहीं है क्योंकि यूनियन टेरेटरी में आता है, तो यहाँ से लोग कोई नहीं आते हैं। अंडमान निकोबार से भी कोई नहीं है, चंडीगढ़ से भी कोई नहीं है राज्यसभा में, दादरा नगर हवेली से भी कोई नहीं है, और दमन एवं दीव लक्षद्वीप से भी कोई यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो याद रखना, ये था हमारा राज्यसभा के बारे में। लेकिन राज्यसभा अब तो फिनिश हो गया, लेकिन आपको याद रखना कुछ सीटें, जैसे कि आप जिस स्टेट से हैं उसका आप याद रखिए पहला। तो देखिए, आपको सब याद नहीं करना, जो आप जिस स्टेट को वो याद कर लो। आपको जो स्टेट है उसके चारों तरफ जो पड़ोसी स्टेट है, जो पड़ोसी राज्य है उसका याद कर लो। जो सबसे ज़्यादा संख्या वाला वो याद कर लो, और जो सबसे कम संख्या वाला है
या मान के चलो कि ये जो दिल्ली है उसका याद करके रखो, और कुछ नहीं। तो एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में है 31 संख्या राज्यसभा की संख्या, सीटों की संख्या याद रखना, सदस्यों की संख्या है ये, ठीक है, 31 है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में सदस्यों की संख्या 19 है, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र 19, आंध्र प्रदेश 11, तमिलनाडु 18, बिहार में है 16, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16-16, ठीक है। कर्नाटका में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में क्या है 11-11 है, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11। नेक्स्ट पढ़ेंगे उड़ीसा, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, यानी कि उड़ीसा और राजस्थान यहाँ भी क्या है 10-10 है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं केरला में है 9, पंजाब में है 7, आसाम में है 7, तेलंगाना में है 7, यानी कि पंजाब, आसाम और तेलंगाना तीनों जगह सेम है 7-7-7, पंजाब, आसाम और तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे झारखंड, झारखंड में है 6, छत्तीसगढ़ में है 5, हरियाणा में है 5, छत्तीसगढ़ हरियाणा दोनों सेम है, छत्तीसगढ़ में हरियाणा में कितना है 5-5 सीट है, याद रखना है। मतलब सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या याद रखना है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5-5। जम्मू कश्मीर में याद रखना है 4 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड याद रखना है 3-3, हिमाचल और उत्तराखंड 3-3 है यहाँ पे सदस्यों की संख्या। नागालैंड 1 है, देखो एक वाले को सब तो याद हो जाएगा ऐसे ही, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं देखिए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ये सारे में क्या है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है 1 है, मात्र 1-1-1। नेक्स्ट पढ़ेंगे संघीय क्षेत्र में जो आता है उसमें दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी से भी 2 लोग आ रहे हैं। देखो बाकी यूनियन टेरेटरी से नहीं आ रहे हैं, मात्र 2 यूनियन टेरेटरी से आते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी से। दिल्ली से 3 लोग आते हैं, 3 सदस्य हैं, और पुडुचेरी के 1 सदस्य हैं, याद रखना। 1-2 के छोटे जितने भी यूनियन टेरेटरी होंगे वहाँ से कोई भी सदस्य नहीं आएगा, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1, बस। ये आपको एक पॉइंट लिखा हुआ नोट करके आपको याद रखना कि राज्यसभा जो प्रथम उप सभापति बने थे वो कौन बने थे, तो याद रखना श्री SV कृष्णमूर्ति राव बने थे, SV कृष्णमूर्ति राव उप सभापति बने थे, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 90 में दिया हुआ है, रिक्त होना जो भी त्याग देना हो, और उप सभापति के बारे में कहाँ लिखा हुआ, अनुच्छेद नंबर 89 में लिखा हुआ है, ठीक है। 89-90 याद रखना है। प्रथम सभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, ये तो राज्यसभा हमारा फिनिश हो गया, अब पढ़ते हैं लोकसभा। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखना होगा, जैसे कि हाँ ये याद रखना कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि राज्यसभा से चुने गए हैं, और राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा बहुत कम होता है। जैसे इंदिरा गांधी के चुने गए थे, SD देवगौड़ा चुने गए थे, IK गुजराल चुने गए थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 4 लोग जो हैं उनके राज्यसभा से चुन के आए हैं। बाकी जितने भी प्रधानमंत्री चुन के आते हैं वो लोग जनरली लोकसभा से ही आते हैं चुन के, लेकिन ये 4 लोग जो हैं जो क्या है राज्यसभा से चुन के आए थे, राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी, SD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखना। संसद भवन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। संसद भवन कब, संसद भवन हम लोगों ने निर्माण नहीं करा, अंग्रेजों ने निर्माण करा है, याद रखना है बात। संसद भवन जो निर्माण किया गया अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया गया। देखो यार ये जो वृत्ताकार भवन है इसका डिजाइन जो किया गया था, याद रखना है। डिजाइन के नाम पूछेगा, डिजाइनर जो कौन था, तो सर एडविन लुटियंस था और सर हेडवर्ड ब्रेकर, 2 लोग थे, सर एडविन लुटियंस एंड सर हेवर्ड ब्रेकर, ठीक है। ये दोनों ने क्या करा था, डिज़ाइन करा था। याद रखना संसद भवन की जो नींव रखी गई तो कब रखा गया था, पहले जो नींव रखा था, पहला ईंट या पहला पिलर मान लो, वो रखा गया था कब, ये रखा गया था 12 फरवरी 1921 को, 12 फरवरी 1921 को पहली बार नींव रखी गई थी। और इसमें जो पिलरों की संख्या पूछेगा तो याद रखना 144 ग्रेनाइट के पत्थर के पिलर हैं, बस, और कुछ नहीं याद रखना है संसद भवन में। 3 चीज़, डिजाइन किसने करा, पहला नींव कब रखा गया, और इसमें पिलरों की संख्या कितना है, 144। ज़्यादा पूछे नहीं जाता लेकिन फिर भी याद रखना, ठीक है। हम लोकसभा में पढ़ते हैं। लोकसभा में क्या है, लोकसभा ध्यान से पढ़िएगा, लोकसभा ये ज़्यादा पावरफुल होता है यार, ठीक है। राज्यसभा से के अपेक्षा ज़्यादा होता है लोकसभा, ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा लोकसभा की संरचना, और इसके बारे में कहाँ लिखा है, अनुच्छेद नंबर 81 में लिखा गया है। इससे हमने क्या पहले क्या पढ़ा था हमने, राज्यसभा की संरचना के बारे में पढ़ा था। राज्यसभा की संरचना है वो 80 में दिखा गया, ये कैसा सीट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और राज्यसभा के बारे में था अनुच्छेद नंबर 80 में था, लेकिन अनुच्छेद नंबर 81 में क्या बोल रहा है, ये लोकसभा के संरचना के बारे में बोल रहा है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद नंबर 81, याद रखना दिमाग में। लोकसभा सदन का प्रथम या संसद का प्रथम या निम्न सदन है, इसी को बोलते हैं प्रथम या निम्न सदन, याद रखना, प्रथम सदन या निम्न सदन इसको बोलते हैं, ठीक है।
लोकसभा को। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात 2 सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद नंबर 93 में बात बोला गया है। अनुच्छेद नंबर 93 क्या बोलता है कि जो पहला बैठक होगा लोकसभा का, पहला बैठक, उससे पहले उसी समय जो पहला बैठक हो उसी समय चुना जाएगा, यानी कि पहले से चुन गया बाद में चुन गया। लोकसभा के पहली बैठक के पश्चात ही क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। वो सदस्य ही होते हैं, सदस्य में से किसी को आता है जब अध्यक्ष बनाया था, उपाध्यक्ष बनाया था। वो ऐसा राज्यसभा की तरह नहीं है कि उपराष्ट्रपति जाकर बैठ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ जो सदस्य है उसी को चुना जाएगा, उसका क्या बोलते हैं, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी। तो ठीक है, ये अनुच्छेद नंबर 93 बोला गया। 93 अनुच्छेद नंबर याद रखना है, इसमें बोला गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ते हैं, लोकसभा की जो सदस्य की संख्या है वो 500 है। ये 500 निश्चित की गई है, याद रखना 500। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500, यानी कि लोकसभा सीट की संख्या 500। लेकिन फिलहाल में कितना है, तो फिलहाल में याद रखना 530 है, मात्र 530 है। एक सेकेंड, 530 नहीं है, 545 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य याद रखना 545 है। 530 जो है राज्य से आते हैं, याद रखना है, सॉरी ये 530 जो है राज्य के निर्वाचन से आते हैं, और 20 सदस्य जो होते हैं संघीय क्षेत्र से आते हैं, याद रखना। 20 जो आएगा संघीय क्षेत्र से आएंगे, और 530 जो लोग आएंगे कहाँ से आएंगे, ये राज्यों से आएंगे, और दोनों मिलाकर कितना हो गया 545। याद रखना वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या याद रखना 545 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या याद रखना 545, ठीक है। टोटल सीट कितना है 500 में 545 फिलहाल में है, ठीक है। देखो पहले क्या था कि 2 सदस्य को अलग से एंग्लो इंडियन को करता था, मतलब राष्ट्रपति चुनते थे या चुना जाता था, ऑटोमेटिक चुना जाता था 2 सदस्य को पहले से राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब वो वाला सिस्टम हट गया है। ये जो संशोधन हुआ है 104वां संशोधन जो हुआ था 2019 में, इसमें जो एंग्लो इंडियन जो है उसको हटा दिया गया। अब कहीं भी आप पढ़िएगा एंग्लो भारतीय या एंग्लो इंडियन, समझ जाइएगा वो है ही नहीं, ठीक है। एकदम दिमाग में डाल लेना कि वो अब है ही नहीं। वो जो था एंग्लो भारतीय एंग्लो इंडियन का सिस्टम, उसको सबको हटा दिया गया। कब हटाया, तो 104वां संशोधन 2019 में हटाया गया, ठीक है। इसलिए अब मात्र याद रखना 500 होंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या, जिसमें अभी फिलहाल में कितना है 545 है, ठीक है। एक और पॉइंट है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीट आरक्षित किया गया है। ऐसा तो होना चाहिए ना, जो ऐसा भी तो नहीं है, क्या बोलते हैं, सॉरी, लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति है जनजाति है उनके लिए क्या है कि उनको आरक्षण दिया गया है कि चुने जाए। जैसे क्या होता है कि बड़े बड़े स्टेट में क्या होता है, वो लोग चुनने का अधिकार उनको नहीं मिलता है, या उनको सीट नहीं मिल पाता। तो इसी कारण क्या कर दिया, उनको रिजर्व कर दिया, ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया गया कि जितने भी अनुसूचित जनजाति होंगे या जनजाति होंगे उनके लिए स्पेशल सीट होगा, आरक्षित होगा, ठीक है। तो याद रखना ये जो है अनुच्छेद नंबर 330 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 330 पूछेगा तो क्या है, किस रिलेटेड है, तो पूछिएगा, बताइए कि जो लोकसभा के सदस्य हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया सीट में, वो कहाँ बोला गया, अनुच्छेद नंबर 330 में बोला गया। बस इसमें इतना ही याद रखना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। आगे बोला जा रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, डायरेक्ट रूप से हम लोग चुनते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, गुप्त रूप से होता है। गुप्त रूप से होता ही है, हम लोग थोड़ी सबको दिखा के करते हैं वोटिंग, नहीं करते हैं। और सारे वयस्क करते हैं, वयस्क यानी कि 18 वर्ष जो हो गया उसको वयस्क माना जाता है। ये कब बोला गया था, देखो 61वां संशोधन हुआ था ना, 61। पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 वर्ष था एज, अब 18 कर दिया। 61वां संशोधन हुआ था और 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क मनाया जाता था। जो 18 साल का हो गया उसको वयस्क माना गया है 1989 में, 1989 में 61वां संशोधन हुआ था। उसी समय मान लिया गया जितने भी भारत के 18 साल के जो व्यक्ति हो जाएगा उसको वयस्क मान लिया जाएगा, और वही वोटिंग करेगा लोकसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट रूप से चुनते हैं। राज्यसभा में इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट रूप से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य और जनसंख्या अनुपात के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभी पढ़ा हमने कि हर एक स्टेट में ऐसा व्यवस्था करा गया है कि आरक्षित जो किया गया है सीट्स अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए लोकसभा के अंदर। तो यही बोला गया अनुच्छेद नंबर 330 और 332 में इसका जिक्र किया गया, याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 30 और अनुच्छेद नंबर 332, ठीक है। ये दो याद रखना आपको। नेक्स्ट आपको याद रखने वाली है कि हाँ ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 हैं, चारों पॉइंट एकदम बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले आएगा कि सबसे अधिक मतदाता वाला, सबसे ज़्यादा वोटर कौन से लोकसभा क्षेत्र में है। तो सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है उसका याद रखना, ये चेंज हो गया। अब पहले दिल्ली था बाहर, अब ये हो गया ये मलकागिरी। मलकागिरी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। मलकागिरी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो मलकागिरी है क्या सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र। आपसे सवाल पूछा जाएगा सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन होगा, तो मलकागिरी होगा। ये दिमाग में होना चाहिए।
सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है सबसे कम मतदाता वाला क्या है? लोकसभा क्षेत्र है। अब आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल हो, एरिया सबसे ज़्यादा हो लोकसभा का, तो कौन आता है? लद्दाख का आता है। सबसे बड़ा अगर क्षेत्र पूछेगा किसी भी किसका लोकसभा क्षेत्र का, तो याद रखना वो लद्दाख का था। लद्दाख में तो पहाड़ी इलाका ये है, खाली मैदान है, बहुत सारा लंबा लंबा है कि नहीं, तो इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो याद रखना है लद्दाख सबसे बड़ा है। और वही पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र पूछेगा तो याद रखना है यह है चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली को माना जाता है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र जो क्षेत्रफल सबसे छोटा कौन है? तो ये है, याद रखना है दिल्ली। दिल्ली एकदम सीमिटेड है, एकदम कंजेस्टेड है, इतने के अंदर सारा लोकसभा क्षेत्र आ जाता है। वही लद्दाख, लद्दाख में दूर दूर पे सब लोकसभा सीट है, तो लोकसभा क्षेत्र पर ऐसा नहीं कि आपको ये भी नहीं सोचना है कि एरिया देख रहे हैं पूरे मतलब स्टेट का, ऐसा नहीं होता है। इसमें देखना कि जैसे माना कि लोकसभा किसी राज्य का है लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्य हैं, कोई यहाँ से चुने जा रहे हैं, कोई यहाँ से चुने जा रहे हैं, कोई यहाँ से चुने जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। आगे का स्टेट ये है, इससे बड़ा है। ठीक है, इससे बड़ा है जो हमने माना है ये बड़ा है, लेकिन इसी के अंदर छोटे छोटे मतलब बहुत करीब अंदर ही, मतलब कि कम ही एरिया के अंदर में सारे सदस्य चुन के आ जा रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि लोकसभा क्षेत्रफल किससे ज़्यादा हो गया? तो लोकसभा क्षेत्रफल इसका ज़्यादा हो गया, जो दूर दूर पे है एकदम फैला हुआ है, तो इसका लोकसभा क्षेत्रफल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसका लोकसभा क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो यही बात ध्यान देना है। ये नहीं कि स्टेट का एरिया मतलब जो राज्य बड़ा है एरिया में उसको मान लें कि बड़ा है, ऐसा नहीं होता। जहाँ से चुन के आ रहे हैं तो उस देखना है कि कितना एरिया के अंदर आ जा रहा है। कम एरिया के अंदर आ जा रहा है तो समझ लो कि छोटा क्षेत्र है। अगर बहुत बड़ा लंबा लंबा दूर दूर पे लोकसभा सीट्स हमको मिल रहा तो समझ लो क्या है? बड़ा है उसका लोकसभा क्षेत्र। तो लद्दाख का जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत बड़ा है, दूर दूर सब बैठा हुआ है, और दिल्ली का जो है सबसे छोटा है। ठीक है, आपको याद रखना है लोकसभा में सदस्यों की संख्या आपको याद रख लेना है। ठीक है, आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, इसमें आप याद रखिएगा आप खुद का, पहले बताएं आपको, जो आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का याद रखिए, उसके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसका याद रखिए, और जिसका सबसे ज़्यादा सीट है वो याद रखिए लोकसभा में, और सबसे कम है उसका याद रखिए, जो है चाहे तो दिल्ली का याद रखिए, दिल्ली क्योंकि हमारा कैपिटल है इसलिए। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं बारी बारी से, तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो स्टेट है आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा संख्या किसका है लोकसभा सदस्यों की संख्या? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, आंध्र प्रदेश 25, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 49 नहीं है 39 है 39 39, मध्य प्रदेश है 29, कर्नाटका है 28, गुजरात है 26, राजस्थान है 25, उड़ीसा है 21, केरल है 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, आसाम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर देखो पहले 6 था, लेकिन जम्मू कश्मीर के दो भाग में लोकसभा सीट है यहाँ पे तोड़ दिया गया है। देखो लोकसभा में जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में जो सदस्यों की संख्या है वो कितना है? 5 है, लेकिन वो लद्दाख में कितना है? 1 है। याद रखना है लद्दाख में क्या है? 1 है। जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? 5 है, लद्दाख में 1 है, याद रखना है। उत्तराखंड में 5 है, हिमाचल प्रदेश देखो जम्मू कश्मीर देखो क्या है, देखो लेकिन लद्दाख में 1 होते हुए क्या है? इसका क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया के लोग वोटिंग करके क्या कर रहे हैं? किसी एक लोकसभा को चुन रहे हैं। ठीक है, किसी एक सदस्य को चुन रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया के लोग, बहुत बड़ा, यानी कि इधर इधर सबको लोग मिलके, इसलिए क्या है? क्षेत्रफल ज़्यादा है इसका। ठीक है, ये मान के चलना है। लद्दाख का जो है 1 चुन के आते हैं, मात्र 1 है लद्दाख की संख्या। जम्मू कश्मीर में है 5। उत्तराखंड याद रखना है 5 है, हिमाचल प्रदेश 4 है, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1 और मिजोरम 1। याद रखना सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम तीनों का क्या आता है? लोकसभा सदस्य कितना? 1 ठीक है, अब आते हैं संघीय क्षेत्र, यानी कि जो यूनियन टेरेटरी है उसमें कौन कौन से आते हैं? तो दिल्ली में याद रखना है 7 आता है, जिसका क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा माना जाता है। लोकसभा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? दिल्ली आता है। यहाँ सदस्यों की संख्या कितना है? 7 है। पुडुचेरी में आता है, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ 1 है। अब यहाँ आप ध्यान देना है, जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव है, ये दोनों को मिला दिया गया। लोकसभा क्षेत्र को क्या कर दिया? दोनों लोकसभा क्षेत्र को एक लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को बना दिया गया है एक लोकसभा क्षेत्र, और दोनों को मिला के 2 कर दिया गया है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 कर दिया गया है, याद रखना है बात। अब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितना है? 2 कर दिया गया, याद रखना है बात। अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1। ठीक है,
मात्र 2 चेंज हुआ, जम्मू कश्मीर को तोड़ के बनाया गया है, जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग, तो 5+1 6 कर दिया गया है। और यहाँ दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीप को जोड़ दिया गया। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप क्या, लोकसभा के सदस्य होने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, कि ऐसे भी आरा गरा कोई बन जाएगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो लोकसभा सदस्य के लिए अब क्या हो, अनिवार्य योग्यता पहला तो ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति भारत का हो, कंपलसरी है भाई, इंडियन होना जरूरी है। दूसरा है उसकी आयु जो होना चाहिए 25 वर्ष या उससे अधिक हो, मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष के अब नीचे हैं तो आपको लोकसभा सदस्य नहीं चुना जाएगा, तो मिनिमम 25 वर्ष। ठीक है, लिखा हुआ है कि भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ पद पे नहीं हो, यानी किसी भी वो लाभ पद पे नहीं हो जहाँ उसको प्रॉफिट के मारो, अगर है भी तो उसको त्याग दो, किसी भी लाभ पद पे आपको होना नहीं चाहिए। चौथा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें बोल रहा है पागल या दिवालिया ना हो, पागल मतलब मेंटली ख़राब ना हो, मेंटली चैलेंजिंग ना हो, और साथ में दिवालिया ना हो, दिवालिया ने बहुत सारा कर्ज ले लिया है, एकदम डूबा हुआ, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति को बनाएंगे लोकसभा सदस्य, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, बेकार में ख़राब हो जाएगा देश का नाम, है कि नहीं। इसलिए जो दिवालिया लोग हैं या जो पागल लोग हैं उसको हम नहीं बना सकते हैं लोकसभा सदस्य। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि लोकसभा में अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में कितना पढ़ा था, राज्यसभा में 6 वर्ष पढ़ा था, लेकिन लोकसभा में याद रखना अधिकतम कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, मात्र 5 वर्ष, 1 वर्ष कम है। मंत्रिपरिषद जो क्या होगा, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था राज्यसभा में कोई उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि ये लोकसभा में उत्तरदायी होगा, जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे वो क्या होगा, सामूहिक रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद नंबर याद रखना, अनुच्छेद नंबर 75(3) में बोला गया, 75(3) में क्या बोला गया है कि लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होगा, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद जो होगा लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होगा, अनुच्छेद नंबर 75(3). नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। देखो ये क्या है, भंग करने, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, कोई भंग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के सजेशन के, प्रधानमंत्री परामर्श देगा कि सर कोई नहीं आया है सर, या सर माहौल आज खराब है सर, बंद कर दीजिए सर, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पे क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, समय से पहले क्या कर देगा, भंग कर देगा। याद रखना, लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पे। अब बहुत बार भंग भी हुआ, देखो ये 5 6 7 बार हुआ भी है, अभी भी होता ही है कि नहीं, तो ये नॉर्मल बात है। नेक्स्ट याद रखेंगे, आपातकाल घोषणा विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल की वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये बोला गया जैसे इमरजेंसी पड़ गया, युद्ध वगैरह हो रहा है, कोई इमरजेंसी आ गया, तो उस समय तो चुनाव हो नहीं सकता है लोकसभा का, है कि नहीं। तो लोकसभा का चुनाव नहीं हो सकता, उससे उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, संसद क्या कर सकता है, विधि के द्वारा, यानी कि नियम कानून के द्वारा क्या कर सकता है, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। संसद चाहे तो क्या कर सकता है, लोकसभा के जो कार्यकाल उसको 1 साल तक बढ़ा सकता है, 1 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं, एक बार में सिर्फ एक वर्ष बढ़ा सकता है, एक बार में सिर्फ 1 वर्ष, फिर अगला वर्ष 1 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, एक बार में सिर्फ 1 वर्ष, अभी नहीं कि एक बार में बढ़ा दिए 10 साल, ऐसा थोड़ी होता है, तो फिर तो वोटिंग ही नहीं होगा, फिर जिसका मन करेगा वो तो लगे रहेगा, बैठे रहेगा, है कि नहीं। तो याद रखना, एक बार में सिर्फ 1 वर्ष आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, और भी इमरजेंसी कंडीशन में, और भी नियम कानून के द्वारा, ऐसे नहीं। कौन करेगा, संसद करें, नहीं सब लोग मिल के करेंगे, ऐसा नहीं है कि अकेला आके कर दिए जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 1976 में बोला जा रहा है कि 2 बार बढ़ाया गया था, लगातार 2 बार हुआ था, मतलब वही बारी बारी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 2 बार, 1976 में बढ़ाया गया था, याद रखना। 1976 में पहली बार बढ़ाया गया था, और भी 2 बार बढ़ाया गया, 1 साल करके, यानी कि 2 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की जो बैठकों के 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कोई बहस हो गया कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों राजी नहीं हो रहा है, तो संयुक्त अधिवेशन बैठाएगा, या राष्ट्रपति का मन कर दिया कि चलो आप दोनों को साथ में बुलाते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन करेगा, और राष्ट्रपति कर सकता है, या तो उसको क्या कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, यानी कि अब फिर से आप जाइए अपने अपने घर, यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुला भी सकता है और स्थगित भी कर सकता है। किसके पास हक है ये पावर, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। फिर याद रखना, लोकसभा के 2 बैठक जो हो रहा है लगातार, जैसे कि ये बैठक हुआ, ये बैठक खत्म हो गया, तो अगला बैठक कब होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि 10 साल बाद बैठक करोगे अगला बैठक। तो वही बोला कि लोकसभा के जो 2 बैठक होगा उसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये सेम टू सेम राज्यसभा में भी था कि 6 महीने से ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए, लोकसभा में भी सेम है कि 6 महीने से ज़्यादा आप गैपिंग नहीं कर सकते हैं 2 बैठकों के बीच में, कंपलसरी है। फिर देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो याद करने लायक नहीं है। इसमें बोला लोकसभा की गणतिपूर्ण या कोरम की कुल संख्या का 10वां भाग क्या होगा,
10वां कैसे निकालोगे? लोकसभा के सदस्यों के जो सीट कितना है, पूरे 550 है, 550 का 10 से डिवाइड कर दो, 10वां क्या आ गया, 55 आ जाएगा। जनरली ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको कि जो लोकसभा के गणतिपुर या कोरम सदस्य की 10वां भाग क्या होगा, तो 55 बोलिएगा, सिंपल। ठीक है, 550 में 10 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट पॉइंट जो है अनुच्छेद नंबर 108 बोल रहा है। 108 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है संयुक्त अधिवेशन का जिक्र है, जो अभी राष्ट्रपति ने बताया कि राष्ट्रपति बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा को साथ में, उसका जिक्र कहाँ अनुच्छेद नंबर 108 में बोला गया है। अनुच्छेद नंबर 108 में ही बोला गया संसद के संयुक्त अधिवेशन का व्यवस्था किया गया है। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा 3 स्थिति में बुलाया जा सकता है, 3 कंडीशन है जिसमें बुलाया जा सकता है दोनों को साथ में, राज्यसभा को भी लोकसभा को भी। और 3 कंडीशन कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए, और दूसरा सदन क्या कर रहा है, मतलब कोई विधेयक लाया गया एक सदन में, माना कि राज्यसभा में लाया गया कोई विधेयक, उसको लोकसभा में भेजा गया। ठीक है, अब लोकसभा क्या कर रहा है, उसको अस्वीकार कर रहा है, मान ही नहीं रहा है, ये बार बार भेज रहा है, लोकसभा मान ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन को आएगा लास्ट में फिर राष्ट्रपति को आना पड़ेगा। तो वही बोला गया कि एक सदन में तो पास हो गया अधिवेशन, दूसरा सदन में पास नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को ना यहाँ पे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, विधेयक पर दोनों के दोनों क्या हो, दोनों के दोनों को क्या बोल रहा है, अस्वीकार कर रहा है, माना कि दोनों को दोनों बोल रहा है कि नहीं ये बिल अच्छा नहीं है, अच्छा ये अच्छा नहीं है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति बुला सकता है कि भाई क्या खराबी है भाई, हमको बताओ, उसमें सुधार करेंगे, है कि नहीं। तो दूसरे सदन, यहाँ दूसरा कंडीशन क्या था कि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके बाद उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गया हो। अब देखो क्या हो रहा है, माना कि एक सदन क्या कर रहा है, एक सदन में तो विधेयक पास कर दिया, ठीक है, और दूसरा सदन में गया, यानी कि राज्यसभा में अगर पास हुआ तो लोकसभा में गया, अगर लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में गया, ठीक है, ये हो सकता है। तो दूसरा सदन में गया तो उसको 6 महीने के अंदर क्या कर देना, डिसीजन देना है, और 6 महीने तक क्या बोला, कुछ उस पर मतलब रिप्लाई नहीं दे रहा, बोला कि हम कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, आराम से वो जो भी विधेयक आया उसको लेके बैठ गया, ना उस पर कुछ रिप्लाई दे रहा, ना मना कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। 6 महीना बीत गया, 6 महीना पर बीत जाता है, 6 महीने के अंदर भी अगर कोई रिप्लाई नहीं देता दूसरा सदन, तो उस कंडीशन में फिर राष्ट्रपति बीच में आएगा, पूछेगा काहे नहीं कर रहे हो भाई तुम रिप्लाई, काहे नहीं इसके बारे में कुछ कर रहे हो, तो इसमें कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति फिर से बुलाएगा, दोनों को संयुक्त अधिवेशन करेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन था। पहला आपको पता है कि पहला में पास हो जाना चाहिए, दूसरा पास नहीं हो रहा तो बुलाया जा सकता है। दूसरा पढ़ा आपने क्या कि दोनों को दोनों असहमत है, तो तीसरा आपने ये पढ़ा कि दूसरे के पास तो गया है लेकिन 6 महीने तक वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तब वो हो सकता है। ठीक है, अब कुछ नोट्स करके दिया हुआ पॉइंट्स याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 108 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 108 में बोला गया है क्या, इसमें जो बोला गया है जो संयुक्त अधिवेशन होगा वो सामान्य चीज़ों के लिए होगा, जो समान अधिनियम वगैरह जो लागू होंगे, जो विधेयक लाए जाएंगे उसके लिए होगा, याद रखना। ये नहीं कि अब इमरजेंसी वाले या कुछ वाले भी के लिए भी संयुक्त अधिवेशन में ला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितने समान अधिवेशन जो लाने होंगे उसके लिए अनुच्छेद नंबर 108 के तहत क्या हो जाएगा, संयुक्त अधिवेशन होगा, याद रखना। समान विधेयक के लिए कुछ समान नियम कानून लाना है उसके लिए होगा। लिखा हुआ संविधान संशोधन विधेयक अगर लाना होगा तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, याद रखना। संविधान संशोधन अगर विधेयक पारित करना है तो संयुक्त बैठक कभी नहीं हो सकता, कभी के कभी नहीं। दोनों को दोनों क्या करेगा, अपना अपना अलग अलग संशोधित करेगा, उसका मन है कि ये संशोधित करे, उसका मन है कि ये संशोधित करे, तो दोनों विधेयक जो आएगा अलग अलग आएगा दोनों सदनों में, याद रखना। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन जो लिखा गया, कहाँ लिखा गया, इसका जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 368 का 2, 368 2, याद रखना। अनुच्छेद नंबर 368 2 में हमारा क्या है, संविधान संशोधन के बारे में जिक्र किया गया, अनुच्छेद नंबर 368 2 में। ठीक है, याद रखना ये बात। 108 किसके लिए, सिंपल है, समान विधेय मतलब समान अधिवेशन क्या बोलते हैं, नियम कानून के लिए। ठीक है, समान विधेयक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो कौन करेगा। अब तो बुला तो रहा है राष्ट्रपति, तो आप लग रहा होगा अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संयुक्त अधिवेशन तो बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसका अध्यक्षता करेगा और लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, याद रखना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 118 के 4 में बोला गया, 118 4 में बोला गया, अनुच्छेद नंबर 118 4 में क्या बोला गया, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि माना कि ये जो हमारे क्या बोलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं तो कौन बनेगा भाई, तब राज्यसभा में पहुंच जाइए। लोकसभा के अगर अध्यक्ष नहीं है तो डायरेक्ट आप राज्यसभा पहुंचे, राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे,
उनको चुना जाएगा, सभापति नहीं, उपसभापति। ध्यान देना, राज्यसभा के उपसभापति को चुना जाएगा अध्यक्ष के रूप में। अगर वो भी नहीं है तो क्या करेंगे, जितने भी जो सदस्य प्रेजेंट है लोकसभा राज्यसभा सब लोग क्या करेंगे, आदमी को चुन लेगा, जो सबसे बेस्ट आदमी होगा दोनों में से, उसमें से क्या करेगा, चुन लिया जाए। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आधारित किया जाएगा, याद रखना। पहला कंडीशन क्या था कि लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, वही हमारे क्या होंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे। अगर वो भी नहीं है तो जितने भी लोग उपस्थित हैं वही किसी एक को चुन लेंगे। कहानी खत्म। अनुच्छेद नंबर 118(4). ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है क्या कि जो धन विधेयक लाया जाएगा, धन विधेयक सिर्फ कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा के अंदर। याद रखना, लोकसभा धन विधेयक ला सकता है, राज्यसभा इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। लोकसभा का निर्णय ही अंतिम हो, सिर्फ सजेशन दे सकता है धन विधेयक के लिए कि सर ऐसा कीजिए सर, लेकिन मानना ना मानना सिर्फ लोकसभा के हाथ में है। तो याद रखना, धन विधेयक के मामले में सिर्फ लोकसभा अंतिम निर्णय होता है और संयुक्त अधिवेशन की इसके लिए व्यवस्था भी नहीं किया जाएगा। अब माना कि राष्ट्रपति को पसंद नहीं आ रहा, चाहे दूसरे सदस्य को पसंद नहीं आ रहा धन विधेयक, तो ऐसा नहीं कि संयुक्त अधिवेशन कर दिया जाए, इस पर कभी नहीं हो सकता है। ना ही कोई इसमें इंटरफेयर करेगा, ना ही इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। पूरा पावर किसके पास है, धन विधेयक का मामला पूरा पावर है लोकसभा के पास। ठीक है। अब बढ़ते लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, जो कि जिसको हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, कैसे चुने जाएंगे, कौन होते हैं भाई, है कि नहीं। तो लोकसभा के पदाधिकारी में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 93 में बोला जा रहा है कि लोकसभा स्वयं ही अपने क्या करता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता है। ये राज्यसभा की तरह नहीं है कि जो है कि सभापति बन गए उपराष्ट्रपति और उपसभापति जो चुने गए लोगों द्वारा। इसमें दोनों के दोनों चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, जो सदस्य हैं वही चुनेंगे अपने में से ही, स्वयं चुनेगा। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी। ठीक है। अध्यक्ष देखो अब देना है कि दोनों को क्या देना है, त्यागपत्र देना है, कि रिजाइन मारना है दोनों को। तो जो रेजिग्नेशन लेटर दिया जाएगा एक दूसरे के हाथ में दे देगा। जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को देगा त्यागपत्र, और उपाध्यक्ष जो है क्या देगा, अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा एक दूसरे को। जैसे कि राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है कि नहीं। उसी से यहाँ भी है, अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को देगा। ठीक है। अब देखो, इस अध्यक्ष को बोलते हैं हम स्पीकर बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा होगा, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सदस्य के रूप में। हाँ, ये पॉइंट आपको अजीब लगेगा। इसमें जो बोल रहा है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, आपको लगता हो कि अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते हैं, कैसे राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में सदस्य ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लोकसभा का जो अध्यक्ष हो, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, वो नॉर्मल सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। यानी कि पहले क्या है, पहले वो सदस्य है उस सदन का, उसके बाद वो सभापति मतलब उसका मतलब अध्यक्ष है। इसलिए जो शपथ लिया जाता है किसका लिया जाता है, वो समान सदस्य के रूप में लिया जाता है। समान सदस्य, कि हम समान सदस्य हैं इसका लोकसभा के, उसी के रूप में वो मतलब क्या बोलते हैं, शपथ लेंगे, अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं। दिमाग में रखना है बात। एक पॉइंट का 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाएगा। सेम कंडीशन है वही, सब में तो ऐसा ही हो रहा है। 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि हमको आपको हटाने वाले हैं, सब लोग मिल के हटाएगा, जितने भी सदस्य हैं अपने बहुमत पारित करेगा और मिल के हटाएगा दोनों को। चाहेगा तो अध्यक्ष को बैठा जाएगा, चाहे तो उपाध्यक्ष को हटा दे, लेकिन 14 दिन पहले अगर इन्फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक तक नियुक्त नहीं करता। देखो ये बहुत खराब स्थिति है, जो अध्यक्ष बनता है उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे लोकसभा भंग हो गया, सब लोग छोड़ छाड़ के भाग गए, चलो हम नहीं करेंगे, लोकसभा में सीट नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा हो गया, लोकसभा तो भंग हो गया। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ऐसा नहीं कि वो भी उठ के भाग जाएगा, सब लोग भाग गया उठ के तो लोकसभा का अध्यक्ष भाग जाए, ऐसा नहीं करना। उनको रहना पड़ेगा जब तक कि अगला बैठक शुरू ना हो, वो अपना पद खाली नहीं करे। अपना लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रिक्त नहीं करता है, यानी कि छोड़ता नहीं। हो सकता है कोई रिजाइन भी मार दे, भंग हो गया तो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है वो कि चलो रिजाइन मार दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक कि अगली बैठक शुरू ना हो जाए तब तक वो रहेगा उस सीट पर बैठा हुआ, कायम रहेगा, ना ही रिजाइन मार सकता है। ठीक है, अगर भंग होता है तो। लोकसभा में अध्यक्ष, क्योंकि उस जवाब देना है, अगर भंग हुआ है तो भंग होने का रीज़न क्या हो सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष वही रीज़न हो सकता है ना, कि वो बात को मान नहीं रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो माना कि बात को नहीं माना, उनके ऊपर कुछ आरोप लग गया, तो ऐसा तो हो सकता है कि आदमी बीच में से भाग जाए कि चलो मेरे आरोप लग गया, भाग जाते हैं, अगला बार सुनवाई नहीं होगा, होता है कि नहीं। इसी कारण ये मतलब नियम कर दिया गया है कि अब अगला सदन तक रहिए बने हुए, अब भाग नहीं सकते हैं पद छोड़ के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि लोकसभा के अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष
अब देखो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है। अब देखो अबे माना कि अब चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, बहसबाजी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब बातचीत हो रहा है लोकसभा के अंदर, ठीक है। और उस कंडीशन से लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तब हेड कौन बनेगा भाई? अब हेड कौन बनेगा? ये संयुक्त अधिवेशन के लिए कुछ और था नियम। संयुक्त अधिवेशन में था कि वो नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे तो वो, लेकिन यहाँ पे सिंपल लोकसभा के लिए संयुक्त अधिवेशन में नहीं घुसेगा, दोनों में अंतर है। ये लोकसभा के लिए सिर्फ है। अगर लोकसभा की बैठक चल रही है और उसमें अध्यक्ष अनुपस्थित है तो किसको बनाया जाएगा अध्यक्ष फिर से? तो अध्यक्ष के जगह पे कौन आ जाएगा? उपाध्यक्ष आ जाएंगे, वही बन जाएगा अध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब क्या होगा? तब वही होगा, क्या कराया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति, वरिष्ठ पैनल एक बनाया जाता है। हर एक लोकसभा में क्या होता है? एक वरिष्ठ पैनल होता है। वरिष्ठ पैनल कैसे बनाया जाता है? एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं जो बहुत बार वोट जीत चुके हैं, सबसे ज़्यादा बार जो चुने गए हैं, जीते गए हैं। ये नहीं कि बूढ़ा है उसको बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा बार मतलब इलेक्शन जीता है उसी को बनाया जाता है वरिष्ठ सदस्य, याद रखना है बात। अब वरिष्ठ सदस्य में कितने? 6 लोग को चुना जाता है, ठीक है। और उसी 6 लोगों में से किसी एक को बना दिया जाएगा अगर दोनों उपस्थित रहेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो उसको किसको बनाया जाएगा अध्यक्ष? जो वरिष्ठ सदस्य के पैनल है उसमें से किसी एक व्यक्ति को बना दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और नेक्स्ट बढ़ते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कार्य और अधिकार। अब लोकसभा सदस्य तो आप बन गए, लोकसभा अध्यक्ष बन गए, ठीक है। तब आपको पावर क्या क्या मिलेगा भाई? तो पहला पावर ये मिलता है आपको कि सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना। कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको सुनना, ठीक है। उसे नियमित करना, यानी कि जवाब देना या कुछ उसको, मतलब जैसे लोकसभा से तो लोग पूछता नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष से तो सवाल पूछता नहीं है लोग। पूछता किससे है? विपक्ष से पूछता है कि सर ये सवाल है, उस उनके मतलब विपक्ष से हमारा ये सवाल है, ये उससे पक्ष से है। सब आपस में ही बहस लड़ते हैं कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि जो अध्यक्ष है उससे बहस लड़ाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो होता है सिंपल प्रश्न इनसे पूछा जाएगा, प्रश्न करवाया जाएगा, तो प्रश्न को स्वीकार करेंगे, उसको ठीक करेंगे और नियमित रूप से अगर खराब प्रश्न है या गलत प्रश्न है तो उसको क्या करेंगे? विरोध करेंगे कि नहीं ये सही प्रश्न नहीं है, आप बैठ जाइए। अगर सही प्रश्न है तो अगले वाले से फिर पूछे जाएंगे, आप जवाब दीजिए इसका, ठीक है। वही बोला, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य स्थगित प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाए। माना कि कोई विषय है, कोई काम है, उसको मतलब कोई बिल है, मान के चलो कोई बिल हमको पेश करना है राज्यसभा के अंदर, तो ऐसा थोड़ी कि उठ के बिल पेश कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा लोकसभा के अध्यक्ष से, तभी जाके आप कोई क्या करता है, कोई प्रस्ताव आप पेश कर सकते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। यार ना फर्स्ट क्या करना है, आपको परमिशन लेना है। तो क्या करता है ये सिंपल क्या करता है, अनुमति पेश किया जा सकता है, अध्यक्ष की अनुमति पेश किया जा सकता है, ये बोला गया। बिना अनुमति के नहीं होता, ये पावर आपका है भाई, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे तो बिना आपके कोई डिसीजन कोई कर नहीं रहा है कुछ, है कि नहीं। तीसरा है कि विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकती है। अब कुछ ऐसा विधेयक है जिसपे क्या है, मज़ा नहीं आ रहा, विचाराधीन विधेयक है, मतलब कोई उसका लेना देना नहीं है, कोई मतलब बेकार का विधेयक, तो विचाराधीन विधेयक अगर है, कोई विचार मतलब क्या, कोई डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ों के लिए होना चाहिए। अब फालतू चीज़ के लिए विधेयक आ गया तो उसको थोड़ी मान के चलेगा। तो अध्यक्ष क्या करता है, बहस रुकवा सकता है कि फालतू है, इसको बहस नहीं करना चाहिए, तो बहस को रुकवा सकता है विचाराधीन विधेयक पे कौन? लोकसभा अध्यक्ष। चौथा काम क्या है? संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देता है और भाषणों का क्रम एवं समय निर्धारित करता है। अभी देखो समय, ये ऑर्डर देता है कि आप भाषण दीजिए, आपका समय हो गया, उसको अनुमति देता है, उसको अनुमति देता है, और साथ में टाइम भी निर्धारित करता है कि इतना टाइम आपको बोलने का दिया गया, आपको इतना टाइम दिया गया। समय भी निर्धारित होता है कितने टाइम में आपको बोलना है, इतने टाइम में आपको बोलना, ठीक है। ये सारा काम कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ना बोलता रहे सर 2 मिनट और सर बोलने दीजिए सर, तो बोलता नहीं बैठो, हो गया, बहुत है, ठीक है नहीं। पाँचवा पढ़ेंगे। पाँचवा बोला कि विभिन्न विधेयक एवं प्रस्तावों पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना और समान अगर मत मिलने का निर्णायक मत देना। अब माना कोई विधेयक लाया गया, क्या बोलते हैं, लोकसभा के अंदर, तो उसमें वोटिंग तो होगा कि चलो हम इसके सपोर्ट में हैं, जितने भी सदस्य हैं आपस में वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग कौन कराएगा? लोकसभा अध्यक्ष कराएगा। फिर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कौन सुनाएगा? लोकसभा अध्यक्ष सुनाएगा। अगर माना कि वोटिंग हुआ, अब दोनों तरफ बराबर बराबर हो गया, तो निर्णायक वोट कौन देगा? लास्ट में वोट देने, इनको वोट देने का अधिकार जनरल नहीं है, लेकिन अगर बराबर बराबर वोट पड़ गया तभी लास्ट में वोट दे सकते हैं, और यही देंगे। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार। अब देखो ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति आया डायरेक्ट आपको बातचीत करने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है। संसद एवं राष्ट्रपति जो है, संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार है, उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष मतलब बीच में आएगा। जैसे लोकसभा से बात करना है, ये लोकसभा में कुछ लाना है, तो राष्ट्रपति थोड़ी आएगा खड़ा होकर शुरू हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर किसी विचार विमर्श करेगा,
जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उससे क्या करेगा, बात विमर्श करेगा। यानी कि पत्र व्यवहार का मतलब वही होता है, बातचीत करना या लिखा पढ़ी करना जो भी होता है, ठीक है। तो संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करना किसका पावर है, लोकसभा के अध्यक्ष का पावर है। साथ में धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेगा, मतलब कोई विधेयक लाएगा तो धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही डिसाइड करेंगे कि धन विधेयक है या नहीं है। अगर है तो अंतिम विषय तो मतलब जो अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा ही लेता है धन विधेयक पे, है कि नहीं। और धन विधेयक आएगा भी तो लोकसभा के अंदर ही आएगा, राज्यसभा में तो आएगा नहीं। तो इसलिए अगर धन विधेयक है या नहीं है, कौन निर्णय लेगा, लोकसभा के अध्यक्ष लेगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं धन विधेयक प्रमाणित विधेयक। हाँ ये देखो, धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक को ना ही न्यायालय कुछ हेरफेर करेगा ना ही राष्ट्रपति करेगा। माना धन विधेयक पारित हो गया, ठीक है, माना कि वो धन विधेयक प्रमाणित हो गया, माना लोकसभा अध्यक्ष ने बोल दिया कि धन विधेयक है, अब बीच में इसमें न्यायालय बीच में घुस रहा है, तो बिल्कुल अधिकार नहीं कि न्यायालय धन विधेयक में आके घुसे, और ना ही राष्ट्रपति बीच में आके घुसेगा। किसी को पावर नहीं है धन विधेयक के मामले में, लोकसभा के अलावा किसी को पावर नहीं, ना ही न्यायालय घुसेगा ना ही राष्ट्रपति घुसेगा, जो करना है लोकसभा करेगा, ठीक है। ये पॉइंट एकदम दिमाग में बिठा देना है कि धन विधेयक में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास पावर है, सबसे पावरफुल वही है भाई। उसकी आज्ञा में कोई विधेयक गजट प्रकाशित हो जाती है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। अब लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा से कोई मतलब कोई विधेयक पास किया गया, लोकसभा ने ऑर्डर दिया कि ये वाला विधेयक पास करो, तो इसके लिए फिर प्रस्ताव वगैरह कुछ नहीं लाना है, बहसबाजी वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट बोल दिया तो पारित होगा तो होगा, सिंपल सी बात है। उसकी आज्ञा से कोई अगर विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाती है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑर्डर दे दिया कि चलो ये विधेयक पारित कर दो तो पारित होगा, सिंपल, इतना पावर है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, ठीक है। नेक्स्ट लाना है लोकसभा में विपक्ष के नेता राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर लोकसभा में आप विपक्ष में भी हैं तो आप फायदा में हैं। कैसे, देखिए, आपको विपक्ष के नेता होते हुए आपको रोज आपको दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, राज्य कोष से दिया जाएगा, राज्य कोष से आपको वेतन दिया जाएगा, साथ में आपको कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान आपको क्या सुविधाएं मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है आपको, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जैसे जैसे कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ना वैसा मिलेगा आपको। सोच लो, अगर आप विपक्ष में भी हैं तो भी फायदा में, तो लोकसभा का पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, फायदा में ही फायदा में, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक ही चला था। जनरली 6 साल का कार्यकाल होता है या 5 साल का होता है, 5 साल का होता है। 6 साल का किसका होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है, लोकसभा का याद रखना 5 साल का कार्यकाल होता है। तो 5 साल 17 अप्रैल 1952 से चला, 4 अप्रैल 1957 तक चला था प्रथम जो लोकसभा का कार्यकाल था वो। और यही पॉइंट आपको याद रखना कि लोकसभा के जो प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये सवाल पूछा जाता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवांकर थे, जीवी मालवांकर, याद रखना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवांकर थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था अनंत सैनम, ओके, अनंत सैनम थे, अनंत सैनम, इनका पूरा नाम है एम अनंत सैम आयंगर नाम है। देखो ये है गणेश वासुदेव मालवांकर, जिनको बोलते हैं जीवी मालवांकर, ये पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। और उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था एम अनंत सैनम आयंगर, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखा होगा संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विषय। संसद के सदस्य अगर हैं, लोकसभा संसद के सदस्य हैं आप, इस संसद सदस्यों के लिए, लोकसभा या राज्यसभा दोनों के लिए बोला गया है ये। संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, ठीक है। पहला बात यह है कि संसद सदस्य की योग्यता है अथवा अयोग्यता जो है निर्धारित कौन करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि आप संसद के सदस्य होने लायक हैं या नहीं है, डिसीजन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सहायता से, चुनाव आयोग की सलाह से। चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि ये सही है या नहीं है, वो फिर देगा सजेशन राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अंतिम डिसीजन लेगा और बोलेगा कि आप हैं या नहीं है इस लायक। तो याद रखना, संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता कौन निर्धारित करेगा, तो हमारा राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। अब ये नहीं कि हम लोकसभा के भी बने हुए सदस्य राज्यसभा के, ऐसा थोड़ी होता। अब एक समय में सिर्फ एक ही सदन के सदस्य बन सकते हैं, या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा के, दोनों के नहीं हो सकते। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक गैपिंग पे, 60 दिन गया घूमने फिरने मस्ती करने, तो ऐसा थोड़ी कि सदन को उसको फालतू का पैसा देगा चाहिए वो। तो वही बोल रहा है कि यदि कोई सदस्य जो है 60 दिन की अवधि तक क्या करता है, 60 दिन की अवधि से बिना बताए चला गया है, बता के जा रहा है, नोटिस दे के जा रहा है, तो सही बात है। अगर बिना बताए 60 दिन से गायब है
तो उसको सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि वो हटा दिया जाएगा। या तो लोकसभा से रहे या तो राज्यसभा से रहे, को हटा के बाहर निकाले, फेंक दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 101 का 4 में बोला गया। ये पॉइंट आपको याद रखना, अनुच्छेद नंबर 101(4) में ये बात बोला गया है। ठीक है, कि 60 दिन के अंदर आपको आना है तो आना। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है कि संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन तक अवधि तक गिरफ्तारी के मुक्त होना होगा। देखो ये बोला है कि अगर संसद सदस्य आप हैं, ठीक है, तो जब पहला बैठक हो रहा है, चाहे कोई बैठक शुरू हो रहा है, उससे 40 दिन पहले आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोई भी केस रहे आपको गिरफ्तार कोई नहीं करेगा। और जैसे भी आपका जो क्या बोलते हैं सदन ख़त्म हो गया, जो पहला बैठक है, बैठक से 40 दिन पहले आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, और बैठक ख़त्म होने के 40 दिन बाद तक भी कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन एक है कि ये सिंपल सिविल मामलों के लिए है। छोटा मोटा गलती की है, छोटा मोटा माना कोई झूठा मोटा FIR कर दिया, ऐसा थोड़ी कि आप जेल में जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपने आधिकारिक मामले अगर आप पे लग रहे हैं, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा तो मर्डर कर देंगे तो भाई किसी को आपको छोड़ देगा, है कि नहीं? ऐसा अगर होता तो लोग मर्डर करके बनाम से सदस्य बन जाते इसका, 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक फ्री रहते, ऐसा नहीं होता। अगर आपने आपराधिक मामले आपके ऊपर लगे हुए हैं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको गिरफ्तारी करना होगा, आपका गिरफ्तारी होगा। लेकिन समान सिविल मामले हैं तो आपको गिरफ्तारी नहीं होगा। 40 दिन तक आप फ्री हैं, 40 दिन पहले भी या 40 दिन बाद भी आराम से ऐश कीजिए। लेकिन आम जनता है तो अगला दिन आपको केस हुआ, अगले दिन आपको जेल में जाना पड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन इन लोग को नहीं है, 40 दिन आराम से फ्री है, सोच लो। और नेक्स्ट में आपको याद रखना है, लिखा हुआ भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था किया गया और 1976 से लागू की गई थी। सोच लो 1976 से लागू किया गया था। जितने संसद सदस्य हैं उन सबको पेंशन दिया जाएगा। पहले संसद सदस्य रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए तो उनको पेंशन मिलेगा। सोच लो, ये नेता लोग को पेंशन मिलता है लेकिन सेना के लोग को पेंशन नहीं मिलता। ये यहाँ पे खराबी है, हमारे देश की स्थिति है। ये रिटायर हो गए संसद सदस्य के, कमाए भी होंगे बहुत सारे, इन लोग को पेमेंट भी मिलता है, सारा चीज़ मिलता है जिसमें सदस्य रहते हैं। अगर रिटायरमेंट हो गए उस समय भी इन लोग को मिलता है पैसा बहुत सारा। ठीक है, तो ये बोला गया है। ये लिखा हुआ है, यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना कार्रवाई में भाग लेता है तो मतदाता करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ में क्या होगा, प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये का फाइन होगा। देखो कोई काबिल होता है ना, देखो ये काबिल लोगों के लिए, कोई काबिल संसद के सदस्य है, वो बिना मतलब सोच रहा है बिना शपथ लिए जाके सीट पर बैठ गए, शुरू हो गया। शपथ लेना सबको ज़रूरी है। अगर शपथ लिए बिना आप कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी नियम कानून ला रहे हैं आप सदन के अंदर, कोई वैलिड नहीं होगा। कोई भी आप वोटिंग दे रहे हो वो आपका वोटिंग भी वैलिड नहीं होगा। और उल्टा क्या होगा, आपको प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना। देखो जुर्माना भी लोग कब ले रहा है, नेता लोग से देखो 500 जुर्माना ले रहा है, बाइक वाले से ले लेता है 1000 रुपये 2000, इन लोग से भी चला लो 1 लाख 1.5 लाख, है कि नहीं? तो मात्र 500 लगता है प्रतिदिन के हिसाब से। लोग चाहें तो डेली आके इसी बैठ जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, तो 500 रुपये लगता है प्रतिदिन के हिसाब से, जो कि काफ़ी कम है मेरे ख्याल से। तो वो लोगों के लिए जो शपथ नहीं लिए उन लोगों के लिए है। जो सदस्य शपथ लिए बिना ही आके बीच में बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं और साथ में वोटिंग कर रहे हैं, तो उनको वोटिंग तो मान पहले होगा नहीं, ना ही कार्रवाई उन पर मान होगा, और उल्टा उन पर फाइन लगेगा 500 रुपया। तो ये था हमारा पूरा फिनिश हो गया। हमसे मैंने क्या पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, राज्यसभा पढ़ा, है कि नहीं, सीटों के बारे में पढ़ा। एक पॉइंट अगर यहाँ पे छूट गया है, लेकिन आप पढ़ना चाहते पढ़ लीजिए, पूछना नहीं चाहता, लेकिन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले हैं, यानी कि भारतीय संसद में आकर बोले हैं, ऐसा जनरली नहीं होता है, बहुत रेयर होता है कि किसी देश के राष्ट्रपति आके हमारे संसद के अंदर बोले। तो पहली बार जो बोला गया था वो DD आइजनहॉबर के द्वारा बोला था, 1959 में बोला गया था, DD आइजनहॉबर के द्वारा बोला। फिर जिमी कार्टर आया था 1971 में आया था, बिल क्लिंटन आए थे 2000 में, बराक ओबामा 2010 में आके हमारे संसद के अंदर बोले हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा। फिर लिखा हुआ है ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सिंपल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुँचे। देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत तो आए लेकिन संसद में घुसे ही नहीं, जैसे कि रिचर्ड निक्सन जो भारत आए थे लेकिन संसद नहीं गए थे। फिर जॉर्ज W बुश हैं, ये भी भारत आए थे लेकिन संसद के अंदर नहीं गए थे। याद रखना, जॉर्ज W बुश और रिचर्ड निक्सन, ये सब आए, इतने अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत में आए हैं। इतने लोग संसद के अंदर भाषण भी दिए हैं, और ये 2 लोग जो हैं कि भाषण नहीं दे पाए, गए भी नहीं अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना जो तो रख सकते हो, जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा था संघीय संसद 14th नंबर चैप्टर, जो कि फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।